हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। तो इसमें आपको मज़ा आने वाला है। लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या आप जानते हो कि जो पत्थर है और पौधा होता है उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। हम सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या यही सभी लिविंग क्रिएचर्स करते हैं? इसका भी आंसर हम इसी में जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी को लिविंग बनाती है। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर जानेंगे। ये चैप्टर सिर्फ याद करने के लिए नहीं है आपके, बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ में समझने के लिए है आपके। ठीक है, जिसको आप समझो। तो वीडियो के एंड तक कभी आप सभी लिविंग और नॉन लिविंग में कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए अभी बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अवधि एंड आयुष गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। जो अवधि और आयुष हैं अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो अवधि नोटिस सम शेल्स एंड ट्राइज टू पिक देम अप। ये देखिए, ये रही सेल्स। अवधि ने ये सेल्स देखे और इनको उठाने की उसने क्या की, कोशिश की। Her mother advised her not to do so and explained that the shell could be home to a living snail and is actually a part of its body. अब उसकी जो माँ है उसको ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है कि ये किसी जो लिविंग स्नेल, जीवित स्नेल का घर हो सकता है और वास्तव में ये उनके शरीर का ही एक पार्ट होता है, अंग होता है, बॉडी पार्ट। ठीक है। Now Avdi and Ayush wonder how the cell that is not even moving could have a living being inside. अब अवधि और आयुष दोनों इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक ऐसा सेल जो मूव भी नहीं कर रहा, वो कैसे किसी एक लिविंग, उसके अंदर कोई लिविंग क्रिएचर हो सकता है। ठीक है। नव लेटर दैट डे इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स। अब बाद में स्कूल जाने के बाद जो अवधि और आयुष हैं ये इंसिडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ ए सेल विच इज नॉट इवन मूविंग कुड बी ए बॉडी पार्ट ऑफ ए लिविंग स्नेल। अब उनकी वही जिज्ञासा वहाँ भी रहती है। वो अपने टीचर के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि एक एक सेल जो हिल भी नहीं रहा, सेल मतलब खोल, खाली खोखला, वह एक लिविंग क्रिएचर जो कि लिविंग स्नेल है उसके शरीर का अंग कैसे हो सकता है। द टीचर इनिशिएट ए डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जो उनके टीचर होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग पर क्लास में एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि चलिए बच्चों, आपको हम लिविंग और नॉन लिविंग आज समझा ही देते हैं। तो एक्टिविटी 10.1 है, लेटस रिकॉर्ड। चलिए ये आपको रिकॉर्ड करना है एक्टिविटी का। वी आर सराउंडेड बाई न्यूमरस थिंग्स। हम चारों ओर, अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स। द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, द बुक दैट यू आर रीडिंग और द पिजन नियर द विंडो। देखिए अपने चारों ओर आप नज़र दौड़ाओगे तो जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप पाओगे जिनसे आप घिरे हुए हो। जैसे कि पेंसिल आपने पकड़ रखी है, बुक आप पढ़ रहे हो, कोई पिजन आपके विंडो में बैठा है। नव लिस्ट देम इन टेबल 10.1। ये रही आपकी टेबल 10.1। इसमें आपको इनको लिस्ट करना है, लिखना है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम 2। कॉलम 2 में आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से इसको बताना है कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। नेक्स्ट है राइट ए रीजन फॉर ग्रुपिंग देम एज लिविंग और नॉन लिविंग इन कॉलम 3। और आपने ऐसा क्यों इसको लिविंग या नॉन लिविंग में ग्रुप किया, उसका रीजन आपको कॉलम 3 में देना है बच्चों। ठीक है। तो देखिए ये रही आपकी टेबल जिसमें आपको नेम लिखना है किसी चीज़ का, जैसे पेंसिल क्या नॉन लिविंग होती है, इसका रिमार्क्स भी देना है क्यों आपने ऐसा सोचा। आंसर करेक्ट है तो आपको टिक लगाना है, करेक्ट लिखना है। उसका रीजन, अगर करेक्ट आंसर है तो क्या उसका रीजन है। ठीक है, आप पहले खुद से करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके साथ में इस सभी के आंसर्स और रीजन शेयर करेंगे। चलिए, व्हाट इज सेट्स सॉरी व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो वो क्या चीज है जो किसी भी लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। नाउ लुक एट टेबल 10.1। ऊपर जो टेबल है उसको देखिए। व्हाट डू यू थिंक ए पेंसिल इज लिविंग और नॉन लिविंग। सॉरी, व्हाई डू यू थिंक पेंसिल इज नॉन लिविंग बट ए पिजन इज लिविंग। तो आप
ऐसा क्यों सोचते हो कि जो पेंसिल है वो नॉन लिविंग है और जो कबूतर है वो लिविंग है, पिजन? नाउ व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू? अब आपके अनुसार जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं और जितने नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपके हिसाब से आपको बताना है। तो व्हाट सिमिलरिटीज डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग्स शेयर विद ईच अदर? और वो जो आपने पहचाने गए जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं जो आपने लिविंग बीइंग पहचाने हैं, सजीव। Now you may have identified movement as one of the similarities among living beings. अब जितने भी आपने लिविंग बीइंग देखे हैं उनमें आपने एक चीज की समानता जरूर पाई होगी कि उनमें सब में क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब गति, ठीक है, गति होती है ना, चलते हैं, सब में चाल होती है उनमें। यू हैव आल्सो सीन कार्स मूविंग ऑन रोड, लेकिन इसके अलावा कार भी ऐसी चीज है जिसको आप रोड पर चलते हुए आपने देखा होगा। डज इट मीन दैट कार इज लिविंग? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कार भी लिविंग है? ऐसा नहीं है। तो आंसर है हमारा नो, कार लिविंग नहीं है। नाउ लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट ए कार कैन नोट। अब आपको उन चीजों की एक लिस्ट बनानी है कि जिनको आप तो कर सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग। जो आप खुद हो, आप खुद एक लिविंग बींग का बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है। वेन एवर यू अटेम्प्ट टू ग्रुप थिंग्स अराउंड यू एज लिविंग और नॉन लिविंग, यू कैन कंपेयर देम विद योर सेल्फ। देखिए, जब भी आप किसी लिविंग और नॉन लिविंग चीज के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, या उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो तो आप खुद से उनको कंपेयर करके देख सकते हो, क्योंकि आप लिविंग हो, लिविंग बीइंग। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफ्रेंशिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम ए कार? अब ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको आप में और कार में फर्क बता रही है? ठीक है भाई, आपको और कार को जो अलग अलग करने में हेल्प कर रही है वो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? फॉर इंस्टेंस, ए कार डज नॉट ग्रो। देखिए, एग्जाम्पल के लिए जो कार है वो ग्रो नहीं करती है, उसका साइज चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका तो होता है। डज इट मीन इट इज नॉन लिविंग? तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि वह नॉन लिविंग है? नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई ए कार एज नॉन लिविंग? तो अब कार को नॉन लिविंग के रूप में क्लासिफाइड करने के लिए आपने किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज किया? ठीक है, कंटिन्यू योर डिस्कशन इन ए सिमिलर वेज टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो देखिए बच्चों, जितने भी ये लिविंग बींग्स, लिविंग होने की जो मूल विशेषताएं होती हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको पहचानने के लिए इसी तरह की अपनी चर्चाओं को आप जारी रखिए। ठीक है। Now, what are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things? तो ऐसी कौन कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सामान्य विशेषताएं हैं जो कि लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग्स से अलग करती है? Now let us learn about them. चलिए अभी आगे उनके बारे में जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को अलग अलग करती है। Now, can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between the living and the non-living? तो क्या हम अब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो मोशन है, मूवमेंट है, गति है, उसको एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं? Now list 5 things around you that can move on their own. तो अपने आसपास ऐसी 5 चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है जो अपने आप चल सकती हैं। तो डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन? तो अपने आसपास क्या आपने लिस्ट बनाई, तो क्या आपके हिसाब से
अब जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें ये पांचों जो चीजें हैं, ठीक है, केवल इसलिए लिविंग है क्योंकि वे खुद से चल सकती हैं। हाउएवर, अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए बच्चों, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते ना। डू यू कंसिडर देम एज लिविंग? तो क्या आप उन्हें लिविंग मानते हैं? देखिए प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं पाते। तो चलिए, इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। देखिए, यद्यपि, इवन दो मतलब होता है यद्यपि जो प्लांट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो जा नहीं पाते, लेकिन वे कुछ सर्टेन टाइप्स, निश्चित प्रकार की जो मूवमेंट है वो शो करते हैं। तो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो जैसे जो फ्लावर ओपन होता है वो भी एक तरह की प्लांट्स में मूवमेंट को शो करता है, फूल का खिलना। ठीक है बच्चों। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने पढ़े हैं, जो होते हैं कीट भक्षी पौधे, मतलब जो मांसाहारी प्लांट जिनको आप बोल सकते हो, जो छोटे मोटे कीड़े पतंगों को खा जाते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस। आपने पढ़ा भी है। तो देखिए, प्लांट में मूवमेंट का एक एग्जाम्पल आप जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। मतलब वो देखिए, हर किसी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? इंसेक्ट से लेते हैं। नाउ ड्रोसेरा, ये देखिए ड्रोसेरा का प्लांट है आपको बच्चों, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो ड्रोसेरा है वो एक तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो चलिए ड्रोसेरा के बारे में जानते हैं। ड्रोसेरा इज फीचर्ड विद saucer shape leaf having many hair like projections of unequal length with sticky ends। देखिए, जो ड्रोसेरा होता है उसकी पत्तियां सोसर के टाइप की होती हैं, आकार की, जिसमें असमान लंबाई वाले बाल होते हैं। ठीक है। बाल जैसे बहुत सारे उसमें क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं, जिनके छोर पर, जो उनके एंड होते हैं, उन पर चिपचिपा सा कुछ पदार्थ लगा होता है। ठीक है बच्चों। जब कोई भी whenever an insect enters the saucer, hairs move inwards and trap the insect with their sticky ends। तो जब कोई भी छोटा मोटा कीट क्या करता है? इस सोसर में एंटर करता है, ठीक है, तो इसके बाल क्या होते हैं? हेयर क्या होते हैं? अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने जो चिपचिपा इसका किनारा होता है उससे कीट को जकड़ लेते हैं स्टिकी एंड से। Now try to observe the mechanism of movement in their in other ये insectivorous plants। अब देखिए, आपको जो दूसरे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनमें जो मूवमेंट का मैकेनिज्म है उसको पता लगाने की कोशिश करनी है। Now climbers also ये wind themselves around any object placed close to them। तो जो क्लिम्बर्स होते हैं, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स आपने पढ़े होंगे, वो भी अपने आसपास जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं उनसे लिपट जाते हैं ना, जो भी उनके पास रखा होता है। दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सम मूवमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं वे भले ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन फिर भी वे मूवमेंट शो करते हैं। नाउ कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड की पिक्चर से आप खुद को कंपेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों। नाउ कैन यू, ये एक बच्चे की ग्रोथ है, पहले वो कैसे घुटनों पे चलता है,
फिर खड़ा होकर चलना शुरू करता है, फिर देखिए पैरों पे अच्छे से दौड़ने लगता है। तो कैन यू हो गया था, उससे आगे पढ़ते हैं। वियर द ड्रेस दैट यू यूज टू वियर 4 years ago। तो क्या आप वह ड्रेस अब पहन सकते हो जो आप 4 साल पहले पहनते थे? तो नहीं, आंसर है हमारा नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज, क्योंकि आपका जो साइज है वो बढ़ गया। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बॉडी ने ग्रो किया। इन प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स आल्सो ग्रो। जो प्लांट्स होते हैं और दूसरे लिविंग बींग्स होते हैं वो भी ऐसे ही समय के साथ ग्रो करते हैं। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो क्या अब हम ग्रोथ को किसी भी लिविंग बींग्स की एक विशेषता मान सकते हैं? Now living beings need food, nutrition for their growth and development। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, जिस फूड से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी उनको ज़रूरत होती है। लिस्ट 5 लिविंग बींग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। तो ऐसे 5 लिविंग बींग्स के बारे में आपको लिखना है जिनको ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, आप आसानी से लिख सकते हैं। नाउ थिंक ऑफ ए प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। अब एक ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे कि सांस लेना हो गया। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट आफ्टर ए नॉर्मल वॉक, आफ्टर ए रन एंड आफ्टर ए फ्यू डांस स्टेप्स। तो चलिए, आप धीरे, ये जनरल सामान्य रूप से चलने के, जो आप नॉर्मल वॉकिंग करते हो, नॉर्मल वॉकिंग के बाद, दौड़ने के बाद, थोड़ा डांस करने के बाद, हर मिनट जो आप सांस ले रहे हो उनको आपको काउंट करना है। नाउ रिकॉर्ड द डाटा एंड ऑब्जर्व। अब डाटा को रिकॉर्ड भी करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ्स आफ्टर ईच सिचुएशन। तो क्या आपको हर एक सिचुएशन के बाद में जो आपने नंबर ऑफ ब्रीथ्स लिए हैं उनमें पर मिनट में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तो हमारा आंसर है यस। इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। जब आप थकते हो तो ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ लेते हो। डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज एंड बफेलोज। क्या आपने जो डॉग है, कैट है, काउ है, बफेलो है, जैसे अन्य जितने भी ये एनिमल्स हैं उनके जो सांस लेने का प्रोसेस है उस पर कभी ध्यान दिया है आपने कि वो सांस कैसे लेते हैं? नोटिस द ब्रीथ कैसे करते हैं? नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। तो आपको क्या करना है? जब भी वे आराम कर रहे हो उनके पेट की ओर आपको ध्यान से देखना है, पेट की मूवमेंट को, कि उनकी पेट की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है बच्चों। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी। देखिए, ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब भी हम इनहेल करते हैं तो आपको सबको पता है सांस बाहर से अंदर की ओर जाती है, एयर की मूवमेंट आपकी बॉडी की तरफ। व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो सांस हमारे बॉडी में अंदर से बाहर की ओर जाती है। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? ये पूरे का पूरा जो इन आउट का प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर नहीं पढ़ाया तो क्लास 7 में आपके आने वाला है, वहाँ पर हम रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? यस, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, आपने देखा था ये। देयर आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जैसा कि आपने देखा था, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, जिसके थ्रू वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। इसका मतलब ये भी रेस्पिरेशन करते हैं। दीज पोर्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये प्लांट्स को एयर अंदर लेने और बाहर छोड़ने में मदद करते हैं। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लास स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोस्ट्रेट स्टोमाटा यूजिंग ए माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। आपके स्कूल के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको बातचीत करनी है और उनसे आपको विनती करनी है, अनुरोध करना है कि वे अपनी कक्षा में आपको माइक्रोस्कोप के जरिए जो स्टोमाटा होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, उनको दिखाएं। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। हैव यू नोटिस वाइल पैचेज फॉर्मिंग ऑन
शर्ट्स अराउंड द आर्मपिट्स ड्यूरिंग समर्स, सॉरी वाइट पैचेज। तो क्या आपने कभी जब गर्मियों में आपको पसीना आता है तो आपकी आर्मपिट जो काख होती है इसके अंदर क्या होता है, पसीना आके सफेद सफेद वाइट वाइट पैचेज बन जाते हैं उस पर आर्मपिट में, ठीक है, कपड़े में। दीज पैचेज आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट। ये पैचेज किस लिए बनते हैं, पसीना आने के कारण, क्योंकि पसीने में क्या होता है आपके, सॉल्ट होता है। वही सॉल्ट सूख कर फिर पसीना का, तो जो पसीने का पानी होता है वो हवा में उड़ जाता है और वो सूख कर सॉल्ट रहकर वाइट वाइट बन जाता है। द स्वीट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए पसीना में क्या, पसीने में होता क्या क्या है, एक तो सॉल्ट होता है और वाटर होता है, ठीक है, ये होता है, इन दोनों को मिलकर बनता है आपका, क्या बनता है, स्वीट पसीना। तो इसीलिए जब एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन आपने पढ़ा है, तो वाटर क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा वाइट फॉर्म में, ठीक है बच्चों, जिसको बोला गया है देखिए यहाँ पर वाइट पैचेज। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। देखिए जो हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो जो यूरिन होता है, यूरिन इज आल्सो फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देखिए यूरिन सभी एनिमल्स में एक एक्सक्रीशन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। नाउ डू यू नो दैट प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेट। क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स भी एक्सक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं चीज़ें। यू मे नोटिस प्लांट्स एक्सक्रेट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। देखिए आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी, जो उनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है, और मिनरल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स के रूप में पत्तियों से बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेज, जैसे कि आपने ग्रास और रोज पर बहुत आयता में ऐसा देखा होगा। नाउ ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सक्रेट। तो जितने भी लिविंग बीइंग है, अभी आपको एक प्रॉपर्टी और मिल गई है कि वो क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं। एक्सक्रेट मतलब उत्सर्जन, ठीक है, वो उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना किसी चीज को। नाउ लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक। चलिए किसी और कैरेक्टरिस्टिक की ओर देखते हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट सच एज ए थॉर्न। तो देखिए अगर आपने अचानक से गलती से किसी भी ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि कांटा हो इस पर पैर रख दिया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आप रिएक्शन लेते हो ना अगर कांटे पे आपने पैर रख दिया। और वाइल वॉकिंग विदाउट शूज, जब आप बिना शूज के वॉकिंग कर रहे हैं तो कांटा आपके पैर में चुभेगा तुरंत से। और यू एक्सीडेंटली टच ए हॉट कप ऑफ टी, या फिर आप एक्सीडेंटली किसी गर्म चाय के प्याले को पकड़ लेते हो। तो स्टेपिंग ऑन ए थॉर्न एंड टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुली। तो देखिए कांटे पर पैर पड़ना या फिर किसी गर्म चीज को छू लेना, ये क्या होता है बच्चों, स्टिमुली होता है। इसको हिंदी में उद्दीपन बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप स्टिमुली याद रखिए। एनी थिंग्स और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड ए स्टिमुलस, इसको उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी घटना, इवेंट, जो लिविंग बीइंग्स को वापस उसकी रिएक्शन करने के लिए क्या करे, प्रेरित करती है, प्रॉम्प्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो वो क्या होती है, स्टिमुलस होती है। लिस्ट 3 स्टिमुली, प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुली क्या है, प्लूरल है स्टिमुलस का, ये सिंगुलर है। तो लिस्ट 3 स्टिमुली एंड योर बॉडी इंस्टेंट रेस्पॉन्स टू देम। तो आपको ऐसी 3 स्टिमुली को लिखना है और आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट में क्या रेस्पॉन्ड करती है उसको भी आपको लिस्ट आउट करना है, ठीक है बच्चों। इसी तरह की आपको 3 स्टिमुली लिखनी है। स्टिमुली आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरल सी भाषा में अगर आपको स्टिमुलस समझना है तो स्टिमुलस होता है कोई भी ऐसा चेंज, एनी चेंज इन सराउंडिंग दैट कॉजेज ए रेस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने चारों ओर कोई भी ऐसा चेंज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तुरंत रेस्पॉन्ड करने के लिए उकसाए,
ठीक है बच्चों, या उसका कारण हो इमीडिएट रेस्पॉन्स का, तो वही होता है स्टिमुलस। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट्स भी स्टिमुली में रेस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुली के प्रति? यस, प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो हमारा आंसर है यस, हाँ, प्लांट्स भी स्टिमुली के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नोट, दैट इज मिमोसा, दैट इज छुई मुई, या लजालू प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम। तो देखिए, छुई मुई का प्लांट्स आपको दिखाया गया है। इस छुई मुई के प्लांट्स को जैसे ही ये कोई छूता है तो ये तुरंत से क्या करता है, अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। ठीक है, पत्तियां भी खुली हुई हैं, तुरंत ऐसे सिकुड़ जाती हैं दोनों अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप देखना, इसको छू के आप जैसे ही छूओगे तुरंत ही अपनी पत्तियों को मोड़ लेगा। तो ये क्या है, ये भी स्टिमुली है, स्टिमुलस है। हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं वो सनसेट के बाद में खुद को क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती हैं। स्पेशली द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स फेसिंग ईच अदर टेंड्स टू कम टुगेदर। स्पेशली जो पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने खुलती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के पास आ जाती हैं सिकुड़कर। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला, इंडियन गूसबेरी ट्री। तो इसको आप कहीं में देख सकते हो, जो आंवले का पेड़ होता है इंडियन गूसबेरी ट्री, उसमें आप इसको देख सकते हो अच्छे से। ऑल लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो हर एक लिविंग बीइंग वो स्टिमुली को क्या करता है, स्टिमुली के प्रति रेस्पॉन्ड करता है। Now find a few more plants in your neighborhood which fold their leaves after sunset। तो अपने नेबरहुड में आपको ऐसे और प्लांट्स के बारे में पता लगाना है जो सनसेट के टाइम में क्या करते हैं, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। Now why do the leaves of छुई मुई and आंवला plants respond in this way? अब जो आंवला है और छुई मुई की पत्तियां हैं, इस प्रकार के रेस्पॉन्ड वो क्यों करती हैं? Which stimulus could be responsible for their behavior? तो उनके इस बिहेवियर के लिए कौन सा स्टिमुलस उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? हैव यू सीन यंग वन ऑफ कैट्स, डॉग्स और अदर एनिमल्स? क्या आपने कभी बिल्ली, कुत्ते या किसी दूसरे एनिमल्स के बच्चे को देखा है? लिस्ट यंग वन ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल्स। तो देखिए, 5 अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के यंग वंस को आपको लिस्ट आउट करना है। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज ए पेंसिल, ए चेयर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या आपने कभी किसी ऐसी भी चीज़ का ये यंग वन देखा है, जैसे कि कोई नॉन लिविंग बींग्स का, जैसे कि पेंसिल का, ट्यूबलाइट का, चेयर का, इलेक्ट्रिक बल्ब का? क्या आपने कभी देखा है? तो आंसर है हमारा नो। तो ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी ही तरह के दूसरे नए को जन्म देते हैं, तो वो होता है रिप्रोडक्शन, जैसे जिसमें हम अपनी ही तरह के दूसरों को जन्म देते हैं। वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इज इट नेसेसरी फॉर द कम्युनिटी ऑफ लाइफ? तो ये किस लिए जरूरी है? ये हमारे जीवन की निरंतरता के लिए जरूरी है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है, जीवन की निरंतरता तभी तो बनेगी, नहीं तो एक कोई भी लिविंग बीइंग मरा, फिर वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसके पूरी की पूरी जो जाति है वो खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी उसके साथ ही। ठीक है, तो इसलिए जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। When a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics, despite the availability of all resources like food, air and water needed for being alive, it is said to be dead। तो जब कोई भी लिविंग बीइंग जीवित रहने के लिए ये सभी संसाधन, जैसे कि खाना, फूड हो गया, एयर हो गई और वाटर हो गया, इसकी उपलब्धता होने के बावजूद भी उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में क्या हो जाता है, सक्षम नहीं होता या अक्षम हो जाता है, तो उसको डेड कहते हैं। मतलब
ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनमें से कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो डेड है। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स शेयर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। देखिए, ऊपर का सारा डिस्कशन करने से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बीइंग शो मूवमेंट, जैसे कि जितने भी लिविंग बीइंग है वो सारे के सारे मूवमेंट शो करते हैं। दे नीड फूड एंड दे ग्रो, उनको खाना चाहिए होता है और वो ग्रो भी करते हैं। दे ऑल्सो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रेट, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इवेंचुअली डाई। वे और क्या क्या करते हैं? रेस्पायर कर रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, रेस्पॉन्ड देते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट में, और इवेंचुअली और अंततः वे मर जाते हैं। ठीक है बच्चों। Now, absence of any of these features indicate that they are non-living things. तो absence of any of these feature, इन फीचर में से कोई भी एक फीचर अगर किसी चीज में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन लिविंग है। Now that you know how to identify a living beings, fill up the remaining 2 column 4 and 5 of table 10.1 and complete the activity. तो अब इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद आप इतना जान गए हैं कि लिविंग बीइंग्स की पहचान हमें कैसे करनी है। तो जो एक्टिविटी 10.1 में है टेबल, उसको आपको 2 कॉलम 4 और कॉलम 5 को आपको कंप्लीट करना है। अब इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस ए सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, वाई? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सीड को आप लिविंग या नॉन लिविंग किस कैटेगरी में रखेंगे और क्यों रखेंगे। Now let us explore how a seed germinates to observe some of these essential characteristics in plants. तो चलिए जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ आवश्यक विशेषताओं का कुछ आवश्यक विशेषताएं, एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए एक बीज कैसे जर्मिनेट होता है इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। तो किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं उनको जानेंगे। हैव यू ऑब्जर्व ए सीड जर्मिनेटिंग? क्या आपने कभी किसी सीड को जर्मिनेट होते हुए देखा है, अंकुरित होते हुए? यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सीड के जर्मिनेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। व्हाट कंडीशंस डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? क्या आप सीड के जर्मिनेशन के लिए जो जरूरी कंडीशंस हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वेदर दीज कंडीशंस हैव एन इफेक्ट ऑन द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड? अब आप इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे कि इन कंडीशंस का जो सीड के जर्मिनेशन पर क्या इफेक्ट होता है। जो ये कंडीशंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका सीड के जर्मिनेशन पर इफेक्ट क्या होता है। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 10.2। तो चलिए एक एक्टिविटी है 10.2, इसको परफॉर्म करके इसके बारे में जानते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है इन कंडीशंस का सीड के जर्मिनेशन पे। एक्टिविटी 10.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए पता लगाते हैं। नाउ टेक 4 आइडेंटिकल पोट्स फिल्ड विद गार्डन सोयल। तो आपको 4 एक जैसे गमले लेने हैं और उनमें गार्डन की मिट्टी भर लेनी है। शो 4 बीन सीड्स इन ईच पोट। हर एक पोट में आपको क्या करना है? 4 बीज बो देने हैं। किसके? बीन के। नाउ कीप दीज पोट्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर 15 डेज। देखिए जो कंडीशन आपको बताई गई है उन कंडीशन में चारों पोट को आपको रखना है। पोटे को कैसे रखोगे? डू नॉट वाटर द सोयल। पोटे में सोयल को पानी नहीं डालना है आपको। प्लेस दिस पोट इन डायरेक्ट सनलाइट। और डायरेक्ट सनलाइट में इसको आपको रख देना है बिना पानी डाले पोटे को। ठीक है। पोट भी कैसे रखोगे आप? ये देख लेते हैं। पोट भी केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट एक्सेस वाटर। उसमें ज़्यादा पानी डाल देना है और सनलाइट में रख देना है। पोट सी विद मोस्ट सोयल। मोस्ट सोयल मतलब जिस सोयल में नमी हो। ठीक है। केप्ट इन द डार्क, उसको अंधेरे में रख देना है।
एंड पोर्ट डी विद मोस्ट सोयल कीप इन डायरेक्ट सनलाइट। पोर्ट डी में सोयल में मॉइस्चर होनी चाहिए, लेकिन उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे। ठीक है, तो बच्चों आपका जो डी पोर्ट है ये सबसे बेस्ट कंडीशंस हैं किसी भी प्लांट के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा देखिए, आप पानी नहीं डालोगे तब भी प्लांट ये सीड ग्रो नहीं करेगा। आप पानी ज़्यादा डाल दोगे तब भी नहीं करेगा। आप पानी डालकर उसको अंधेरे में रख दोगे तब भी नहीं करेगा। और अगर आप पानी डालकर इसको ज़रूरी मात्रा में पानी डालकर सनलाइट में रखोगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। यही चारों कंडीशंस हैं। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, वो हमने पोर्ट में ही कवर कर ली। Now indicate the availability of air, sunlight and water for the seed in each of these cases in table 10.2। तो 10.2 में जो आपने एयर, सनलाइट और वाटर है उसकी जो ये अवेलेबिलिटी है उसको क्या करना है, लिखना है। Now when a seed turns into a sprout, it is said to have germinated। देखिए जैसे ही कोई सीड स्प्राउट में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेटेड बोलते हैं कि ये जर्मिनेट हो गया। नो प्रिडिक्ट वेदर द सीड्स इन ईच पोट विल जर्मिनेट, तो हमारा आंसर है नो, सीड्स इन ईच पोट विल नॉट जर्मिनेट। रिकॉर्ड योर प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शंस फॉर ईच पोट केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन इन टेबल 10.2। इस टेबल 10.2 में आपको हर एक कंडीशन में जो आपने पोट रखा है उसको क्या करना है, अपना खुद का अवेलेबिलिटी ऑफ एयर इस आपको टिक मारना है। एयर की अवेलेबिलिटी थी ए में, आंसर है हमारा यस। सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी थी, वाटर की नहीं थी। सीड जर्मिनेशन प्रेडिक्शन क्या है हमारा, नो। ठीक है, तो पॉसिबल रीजन फॉर ऑब्जर्वेशन कि इसमें ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको पूरी टेबल को हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में मैं आपको पूरी फिल करके दे दूंगा, वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से बी में क्या किया, डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, एक्सेस वाटर डाल दिया, तो इसको क्या नहीं मिला, इसको एयर नहीं मिली। एयर की अवेलेबिलिटी नो थी, बाकी सनलाइट भी इसके पास थी और वाटर भी था, क्योंकि पानी ने इसके पास एयर को नहीं जाने दिया। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी खुद से ऑब्जर्वेशन करके इसको बनाने लिखने की कोशिश करिए, टेबल को फिलअप करने की। बाकी आप मैच कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स की रहेगी उससे आप मैच करके अपने आंसर्स का पता लगा सकते हैं। Now regularly observe the pots for 7 to 10 days to check the status of germination of the seed। तो 7 से 10 दिनों के लिए हर एक पोट को आपको रेगुलरली ऑब्जर्व करना है और जो सीड का जर्मिनेशन का स्टेटस है उसको लिखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस आपको टेबल 10.2 में लिख लेनी है। नाउ कंपेयर योर प्रिडिक्शंस विद योर ऑब्जर्वेशंस। तो अपनी प्रिडिक्शंस को आप अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ में कंपेयर करके देखिए कि आप कितने सही थे। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो क्या आप सोचते हैं कि सीड्स के जर्मिनेशन के लिए सनलाइट जरूरी है, तो आंसर है हमारा यस। डू द सीड्स इन ऑल द पोट्स रिसीव एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्या सभी पोट्स में जितने भी ये सीड्स थे सबको एयर, वाटर और सनलाइट मिल रहा है, तो आंसर है हमारा नो। इज देयर एनी पोट इन विच एयर इज नॉट अवेलेबल टू द सीड्स। क्या कोई पोट ऐसा है जिसमें सीड्स को एयर अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर है यस। इफ बी पोट में नहीं है ना, क्योंकि पानी ज़्यादा भर रखा है। इफ सो वाई इट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर ऐसा है तो वहाँ पे ऐसे ये पानी एयर अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा है ना, पानी की ज़्यादा की वजह से तो एयर अवेलेबल नहीं है, मिल रही उसको। Now what happened to the seeds in the pot where water is provided in excess। अब उस पोट में, इसी पोट की बात हो रही है जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, उस पोट में आप क्या हो रहा है, क्या हो गया था उसमें, तो करना है उसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगा। विच सीड रिसीव बोथ एयर एंड वाटर। तो किस सीड को दोनों चीज़ें मिल रही हैं, एयर भी और वाटर भी, तो वो सीड है हमारा डी पोट में। ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई द पोट्स वेयर यू कैन नोटिस द जर्मिनेशन ऑफ
सीड्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है उस स्पॉट को जहां पर आपको जो सीड्स का जर्मिनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, डू योर ऑब्जर्वेशंस मैच विद योर प्रिडिक्शंस। अपनी ऑब्जर्वेशन को प्रिडिक्शन के साथ मैच करिए। राइट पॉसिबल रीजन इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। देखिए, अब जो आपने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं उनके लिए पॉसिबल रीजंस आपको लिखने हैं कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हैं आपके ऑब्जर्वेशन के। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस स्टेट द कंडीशंस विच फेवर सीड जर्मिनेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको वो कंडीशन लिखनी है जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या है, फेवरेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, एयर, वाटर एंड सनलाइट। इनमें से क्या क्या चीज सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, एयर, वाटर और सनलाइट। ऑल थिंग्स आर एसेंशियल। कंपेयर द अवेलेबल कंडीशंस इन ईच पोर्ट। हर एक पोर्ट में जो जो चीज़ें अवेलेबल है उनके बीच में आपको कंपेयर करना है। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड्स रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। देखिए, बीन के सीड को जर्मिनेशन के लिए राइट अमाउंट में वाटर और एयर चाहिए होता है। वाई डू सीड्स रिक्वायर दीज कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। अब सीड को जर्मिनेशन के लिए यही कंडीशन क्यों जरूरी होती हैं। डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस विल अफेक्ट सीड जर्मिनेशन। क्या आप सोचते हैं कि इन कंडीशंस में से किसी भी एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस के अगर कमी हो जाए तो सीड के जर्मिनेशन को वो अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। तो आंसर है हमारा यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। अब हमको ये समझना है कि किस तरह से ये कंडीशंस जो हैं वो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन सीन इन एक्टिविटी 10.2। तो जो 10.2 एक्टिविटी है उनमें से इन कंडीशंस के जो इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, वो देखे गए हैं। तो चलिए अभी इनको समझते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। पानी को, इसको सीड को जर्मिनेशन के लिए पानी जरूर चाहिए होता है। तो वाटर इनेबल द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। देखिए, जो सीड की ग्रोथ के प्रोसेस के लिए जरूरी है उसके लिए पानी सबसे अहम है। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये आपने पढ़ा था, ये सीड कोट होता है। जो आउटर सरफेस होती है सीड की उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। नो वाटर सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प द टीनी एम्ब्रोयो। ये देखिए, ये होता है एम्ब्रोयो। ठीक है, जो छोटा सा वहां से अंकुर फूटता है इनसाइड इट टू डेवलप इनटू ए प्लांट। अब जैसे ही ये जो इसका सीड कोट होता है, सीड कोट पहले हार्ड होता है, पानी से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एम्ब्रोयो होता है, छोटा एम्ब्रोयो, उसको डेवलप होने में हेल्प करता है। ये लूज होगा तो सीड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। देखिए, जब ये सीड कोट लूज होगा तो सीड को ढीला छोड़ेगा तो उसके अंदर एम्ब्रोयो फूट जाएगा। नाउ एयर एंड सोयल। सीड नीड्स एयर फॉर जर्मिनेशन। सीड को एयर चाहिए जर्मिनेशन के लिए। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन सोयल पार्टिकल्स। जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं बारीक बारीक, उनके अंदर जो एयर अवेलेबल होती है उसको ये यूज करते हैं। मोर ओवर स्पेसिस बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स अलाउ रूट्स टू ग्रो इजिली। इसके अलावा जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह के कारण उसमें जड़ें आसानी से बढ़ जाती हैं, उसकी रूट्स आसानी से ग्रो कर जाती है। नव लाइट एंड और डार्क कंडीशन। अब लाइट और डार्क कंडीशन की बात करते हैं। वी हैव लर्न दैट फॉर द बीन सीड्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर जर्मिनेशन। तो देखिए, ऊपर ये बता रहा है कि जो आप देखोगे ऑब्जर्वेशन के बाद में, उसमें जो सीड ये आप जर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए लाइट की और बीन सीड्स के लिए
इसकी लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अंधेरे में भी रखोगे तो भी ये जर्मिनेट हो जाएगा। इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। देखिए, एक जनरल सी बात करें तो बहुत सारे सीड ऐसी हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बट आफ्टर जर्मिनेशन, लेकिन जर्मिनेशन के बाद में सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ फॉर ऑफ द सीडिंग। देखिए, केवल जर्मिनेशन तो हो जाएगा बिना लाइट के, बहुत सारे सीड में जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन फर्दर प्लांट की ग्रोथ के लिए लाइट जरूर चाहिए। ठीक है, फर्दर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है बिना लाइट के, लेकिन जर्मिनेशन बहुत सारे सीड्स में हो जाता है बिना लाइट के भी। नाउ सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कॉलियस एंड पेटोनिया रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट। देखिए, कुछ सीड हैं प्लांट्स के, जैसे कि कॉलियस का और पेटूनिया का, इनको लाइट की जरूरत होती है जर्मिनेट के लिए। कवरिंग दी सीड्स विद सॉयल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग। तो इन सीड्स को अगर आप मिट्टी में ढक देते हो तो इनकी स्प्राउटिंग को क्या कर देता है, रोक देता है। नाउ सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कैलेंडुला एंड जिनिया नीड्स डार्कनेस टू जर्मिनेट। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को जर्मिनेशन के लिए अंधेरा चाहिए होता है, जैसे कि कैलेंडुला और जिनिया। दीज सीड्स शुड बी कवर्ड विद सफिशिएंट सोयल। इन सीड्स को सफिशिएंट सोयल से कवर करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग पार्ट 2 है हेल्दी बॉडी। देखिए, आपने चैप्टर जो पढ़ा था माइंडफुल ईटिंग पार्ट 2 है हेल्दी बॉडी, आपने पढ़ा था ना। यू हैव लर्न दैट ह्यूमन बीइंग नीड ए बैलेंस्ड डाइट फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है प्रॉपर हेल्थ और ग्रोथ के लिए। सिमिलरली, इसी तरह से प्लांट टू नीड फेवरेबल कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरह से जो प्लांट होते हैं उनको भी क्या चाहिए होता है, फेवरेबल कंडीशंस और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। व्हाट अदर कंडीशंस डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन। तो और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्टेड करती हैं। इन एक्टिविटी 10.1 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स विच मेड यू प्लेस प्लांट्स इन लिविंग बीइंग्स। तो देखिए, एक्टिविटी 10.1 में ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बीइंग्स, जो प्लांट्स को लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी में रखने के लिए आपको बताती है। तो डू प्लांट शो ग्रोथ इन एक्टिविटी। तो क्या प्लांट ग्रोथ शो करते हैं, जो ग्रोथ होती है वो वृद्धि होती है वो उनमें दिखाई देती है। तो आंसर है यस। आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट दीज प्लांट शो। देखिए, क्या कोई दूसरी ऐसी विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट शो करते हैं जो लिविंग बीइंग्स में होती है। तो आंसर है हमारा यस, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्जर्शन, ये सारी चीजें करती है ना प्लांट्स भी शो। Let us study another characteristics that can be seen clearly in plants growth and movement। तो चलिए, अब हम जो प्लांट्स हैं उनमें स्पष्ट रूप से दिखने वाली एक अलग कैरेक्टरिस्टिक, जो उनके ग्रोथ और मूवमेंट का हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कैसे होती है। देखिए, ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। चलिए, प्लांट्स में ग्रोथ और मूवमेंट के बारे में पता करते हैं। हाउ डू प्लांट रेस्पॉन्ड टू सनलाइट। जो प्लांट होते हैं सनलाइट के प्रति किस तरह से वो रेस्पॉन्ड करते हैं। डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्या जो सनलाइट है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के ग्रोथ की डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। In which direction would the root and shoot of a plant grow and move if the plant is placed inverted। देखिए, अगर किसी प्लांट को आप उल्टा करके रख दो तो उसकी जो रूट है, शूट है, वो किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। देखिए, इन सवालों के उत्तर के लिए आप कौन सी एक्टिविटी हम डिजाइन करें। तो चलिए, इस एक्टिविटी को
तो चलिए इस एक्टिविटी को डिजाइन करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि प्लांट को हम उल्टा कर देंगे तो वो किधर रूट शूट जाएगा उसका। ठीक है, लेट अस डिजाइन। टेक सम बीन्स और ग्राम सीड एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन मोस्ट क्लॉथ और ए मोस्ट टिश्यू पेपर। देखिए आपको क्या करना है कि कुछ ग्राम बीन या ग्राम के सीड ले लेने हैं, उनको गीले कपड़े में बांधकर उसको जर्मिनेट होने के लिए टिश्यू पेपर में बांध के जर्मिनेट होने के लिए छोड़ देना है। लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू ए सीडलिंग हैविंग ए स्मॉल रूट एंड ए स्मॉल शूट। तब तक इनको आपको जर्मिनेट होने देना है जब तक कि ये क्या हो जाए, छोटे छोटे इनमें रूट और शूट ना निकल आए। नाउ टेक 3 ग्लास बीकर्स और टम्बलर्स एंड लेबल देम ए बी एंड सी। अब 3 ग्लास टम्बलर आपको ले लेने हैं और तीनों पे ए बी सी लिख आपको लिख देना है। टेक 3 ग्लास प्लेट्स एंड अटैच ए thick blotting paper on one side of each plate using a thick soft cotton thread। अब आपको क्या करना है, ग्लास की 3 प्लेट ले लेनी है और बहुत मोटे कोमल जो सूती धागे की मदद से हर एक प्लेट की एक और जो उसकी सतह है उस पर मोटा ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर आपको बांध देना है। ठीक है, फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट यूजिंग ए थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड as shown in figure 10.2 ensuring that the plant is not damaged। तो हर एक प्लेट पर आपको क्या करना है, एक सीडलिंग को आपको बांध देना है। ठीक है, मोटे सूती धागे से। और आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका नई सीडलिंग है उसको कोई नुकसान ना हो, जैसे कि आपको फिगर 10.2 में दिखाया गया है। नाउ प्लेस 1 ग्लास प्लेट upright with a seedling attached into each of beaker A, B and C as shown in figure 10.2a and figure 10.2c। अब बीकर A और C में जो नए आपके जर्मिनेटेड प्लांट हैं वो कांच की एक प्लेट को सीधा आपको रखना है। ठीक है बच्चों, इन बीकर B arrange the plant such that the root of a seedling is directed downwards and root is directed upward as shown in figure 10.2b। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करना है धागे से बांध के कि देखिए एक की रूट ऊपर को हो जाए और एक की रूट नीचे को हो जाए। ऐसे ही करना है ना आपको अरेंज, कि आप तभी तो पता लगा पाओगे कि प्लांट जो उल्टा सीधा होता है, उल्टे सीधे में उल्टा सीधा करने से उस पर क्या फर्क पड़ता है उसकी ग्रोथ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको कर लेना है। पोर वाटर इनटू ऑल द 3 बीकर टू इंश्योर दैट द सीडलिंग इन ईच बीकर रिमेन अबव द वाटर लेवल। तो तीनों में आपको पानी डालना है और ये ध्यान देना है कि जो सीडलिंग है वो वाटर लेवल के ऊपर रहे, जैसा कि तीनों बीकर में आपको दिखाया गया है। इन ईच केस let the bottom of the blotting paper get completely wet by soaking in the water। और हर एक कंडीशन में आपको क्या करना है, जो ये ब्लोटिंग पेपर है उसको पानी को सोखने देना है। इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ब्लोटिंग पेपर। तो इस तरह से जो सीडलिंग है वो गीले ब्लोटिंग पेपर से मॉइस्चर लेती रहेगी। प्लेस बीकर ए एंड बीकर बी इन सनलाइट एज शोन इन फिगर, जैसा ऊपर 10.8 10.2 में आपको दिखाया गया है। इस फिगर की तरह आपको उनको सनलाइट में रख देना है बीकर ए बी को। पोजीशन बीकर सी एज शोन इन फिगर 10.2c, जो 10.2c में आपको दिखाया गया, इस तरह से आपको उसको रखना है बीकर सी को। प्लेस ए कार्डबोर्ड बॉक्स इन सच ए वे दैट द सीडलिंग गेट लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली थ्रू ए स्मॉल सर्कुलर होल। उसको इस तरह से आपको रखना है कि उसमें जो सनलाइट आए वो एक छोटे से होल के थ्रू केवल एक डायरेक्शन से आए। ठीक है बच्चों, फिल टेबल 10.3 विद योर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस। टेबल 10.3 को आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन से भरना है। तो ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देखिए अलग अलग कंडीशंस में जो प्लांट की ग्रोथ है, रूट और शूट है, उसकी ग्रोथ है, उसका पता लगाना है। बीकर ए बी सी 3 बीकर हो गए। डायरेक्शन ऑफ सनलाइट कैसे हो गई, ऑल डायरेक्शन हो गई, इसमें वन डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन ऑफ प्लांट अपराइट इन्वर्टेड, ये अपराइट है, ये भी एक में सीधा है, ये उल्टा है और ये भी सीधा है। अब शूट रूट ये आपको लिखना है। ठीक है, आपको प्रेडिक्शन आपका लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन भी आप लिख लीजिए, अदरवाइज
जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नेक्स्ट वाली आएगी उसमें हम ये पूरे का पूरा टेबल मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, आप उससे भी अपनी ऑब्जर्वेशंस को मैच कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट इन बीकर ABC बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। तो आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो बीकर ABC है उनमें रूट और शूट की डायरेक्शन क्या है, उनकी ग्रोथ क्या है, रूट और डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डू योर प्रिडिक्शंस मैच योर ऑब्जर्वेशन, क्या आपके प्रिडिक्शन आपके ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहे हैं। ना व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये जो एक्टिविटी आपने की है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर भी प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लांट ऐसे करके ग्रो कर गया, शूट ऊपर को ही करेगा, रूट इसकी हमेशा नीचे को ही जाएगी, जबकि आपने प्लांट को उल्टा बांधा था, ये घूम के ऊपर आ गया। और यहाँ पर देखिए सनलाइट होने की वजह से ये प्लांट क्या हो गया, आपका टिल्ट हो गया, क्योंकि एक साइड से ही इसको सनलाइट मिल रही है, तो ये सनलाइट की तरफ भागता चला गया, जिधर से इसको सनलाइट मिल रही है। दिख रहा है आपको, देखिए सनलाइट की तरफ, इससे आपको पता चलेगा कि प्लांट सनलाइट की तरफ को भागता है, जिधर से उसको सनलाइट मिलती है। ये घूम के वापस सनलाइट की तरफ को आ गया था। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टेबल 10.3 एंड फिगर 10.3 वी नोट दैट, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं, व्हेन द प्लांट इज केप्ट अपराइट द रूट ग्रोज डाउनवर्ड एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड। जब हम प्लांट को सीधा रखते हैं तो उसकी क्या होती है, रूट नीचे की तरफ और शूट ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। When the plant is kept inverted, जब प्लांट को उल्टा रखते हैं, the root bends and grows downward, रूट क्या करती है, बेंड कर जाती है ऐसे और नीचे की तरफ ग्रो करती है, और शूट ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ये रूट हो गई, ये शूट हो गया। Also the shoot bend and grow upward. When the plant gets sunlight from one direction, the shoot grows in the direction of light while the root continues to grow downward. जब हम सनलाइट की एक तरफ से सनलाइट दे रहे हैं तो रूट क्या कर रही है, नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, और शूट ऐसे सनलाइट की तरफ टिल्ट हो जा रहा है। आफ्टर concluding activity 10.3 we can conclude that shoot of plant grow upward and exhibit movement towards sunlight but roots of plant grow downwards। तो देखिए इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट्स की रूट होती है वो नीचे की ओर ही बढ़ती है, लेकिन जो सनलाइट की डायरेक्शन होती है, जो शूट होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन की ओर घूम जाता है, मुड़ जाता है उसका। नौवे साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, ये हमारे भारत के साइंटिस्ट थे। 1858 से 1937 वाज एन इंडियन साइंटिस्ट हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट्स। तो ये जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे, 1858 से 1937 तक ही जीवित रहे, जिन्होंने प्लांट्स के साथ कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स किए, रोचक एक्सपेरिमेंट किए। ही बिल्ट ए मशीन कॉल्ड ए क्रेस्कोग्राफ टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। देखिए उन्होंने लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों से जो स्टिमुलाई होता है प्लांट्स में, स्टिमुलाई को शो करने के लिए क्रेस्टोग्राफ नामक एक मशीन तैयार की। विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट ग्रो। इस मशीन के द्वारा मतलब इस मशीन से उन्होंने पता लगाया कि कितनी तेजी से प्लांट ग्रो करते हैं। ही आल्सो शोड दैट प्लांट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। और उन्होंने इस चीज को भी दर्शाया, शो किया कि किस तरह से जो प्लांट होते हैं वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, फील करते हैं और उसको रेस्पॉन्ड करते हैं सेंस करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो देखिए जगदीश चंद्र बोस हमारे महान इंडियन साइंटिस्ट थे। तो चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। ठीक है बच्चों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लगभग 1 घंटे की, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।